एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल साइंस सेक्शन का सोल्यूशन, जो कि आपका पेपर हुआ था 23 जनवरी 2023 को। ऑनलाइन एग्ज़ाम ये हुआ था और इस वीडियो में आपको टोटल 60 मार्क्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा सोशल साइंस सेक्शन का, जिसमें कि आपका कंटेंट होता है और पेडागोजी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले किन शहरों में चांदी के फूलदान के ढक्कन से कपड़े के टुकड़े मिले थे? तो यहाँ पर आपको वो शहर बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में मिला था ये जो एविडेंस है वो। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम के जो शहर हैं, इनसे सब ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं और काफ़ी फेमस ये शहर हैं, और ये जो बाकी आप ऑप्शन में देख रहे हैं ये भी काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ से कुछ एविडेंसेस मिले हैं तो जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए एविडेंसेस हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कभी कभी पूछा जाता है कि कपास की खेती कहाँ होती थी, तो ये होती थी मेहरगढ़ में लगभग 7000 साल पहले। आपको हिस्ट्री में लगभग ही टाइम दिया जाएगा, एग्जैक्ट टाइम कभी नहीं कहेंगे कि इस टाइम में ऐसा हुआ था, हमेशा लगभग या संभवतः लिखा हुआ मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिलेंगे हैं। जो कपड़े के टुकड़े के अवशेष है ना, ये ध्यान रखना, एक साथ लिखा हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। कपड़े के टुकड़े के जो अवशेष है ना, वो एक तो चांदी के फूलदान के ढक्कन के साथ और कुछ तांबे की वस्तु से चिपके हुए ये मिले हैं, कपड़े के जो टुकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज से। देवनागरी, बंगाली और तमिल जैसी आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? तो लिपि आपको पता ही है, स्क्रिप्ट, जिसमें कोई भी लैंग्वेज लिखी जाती है उसको कहते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4, ब्राह्मी। तो जो ये भारतीय लिपियाँ हैं, देवनागरी, बंगाली और तमिल जैसी, इनका जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसका जो है एक तरह से प्रूफ भी देख लेते हैं क्यों ऐसा कहा जाता है। देखो यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये कहा गया है कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में, सैकड़ों मतलब 100 वर्षों को बोला जाता है सैकड़ों, कि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप देखेंगे ए अक्षर जो है वो अलग अलग भाषा की लिपि में लिखा गया है। देखो देवनागरी लिपि जिसमें कि हिंदी हमारी लिखी जाती है, उसमें ए अक्षर देखो, और बाकी में देखो आरंभिक ब्राह्मी में ये इस तरह से लिखा जाता था। बांग्ला में ये आ कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जो कि सिमिलर है देवनागरी लिपि से। और देखो ब्राह्मी लिपि से ये सिमिलर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना, ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई है इन सभी लैंग्वेजेस, इन लिपियों की। तो ये आरंभिक ब्राह्मी थी। इससे देखो देवनागरी कितनी मिलती जुलती है, बांग्ला भी मिलती जुलती है, मलयालम भी और तमिल भी। तो लगभग इसी तरह से रेखाएं जो हैं खींची गई हैं, जिस तरह से यहाँ पर आरंभिक ब्राह्मी में ये आ अक्षर बनाया जाता था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इनमें आ गया बाकी लिपियों में। निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd। पहले आ जाएगा पहला ऑप्शन गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है, उसके बाद आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक, और फिर आ जाएगा खिज्र खां। देखो इनको देख लेते हैं क्रम इनका। अगर हम दिल्ली के सुल्तानों की बात करें तो पहले यहाँ पर देखो राजपूत वंश था सबसे पहले, उसके बाद जो है आपका ये तोमर वंश में अनंगपाल था जो फेमस रूलर था, और यहाँ टाइम पीरियड भी आप इनका देख सकते हो। फिर आया चौहान वंश। चौहान वंश में देखो जो फेमस रूलर है ना, उनके ही नाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर। पृथ्वीराज चौहान इसमें फेमस रूलर थे। प्रारंभिक तुर्की शासक जो हैं उसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। देखो यहाँ पर आप देखोगे सीक्वेंस अगर, तो यहाँ से शुरू हुआ था हमारा सीक्वेंस जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो गयासुद्दीन बलबन फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा सीक्वेंस में।
उसके बाद बाकी देखें तो खिलजी डायनेस्टी आ जाती है। खिलजी डायनेस्टी में जो फेमस रूलर रहे हैं वो है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इसका हमारे हमसे सीक्वेंस पूछा था तो ये सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। फिर तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद डायनेस्टी में खिजर खां आ जाएगा, और फिर लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी। तो इस तरह से जो है इसका सीक्वेंस लग जाएगा। इसका सीक्वेंस देखो बहुत बार पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस इसका याद कर लेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है, एक तरफ राइटर दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनकी रचनाएं दी गई हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे मिला सकते हो, ए को दूसरे से मिला देंगे, बाण भट्ट हर्षचरित्र और अश्वघोष को मिला देंगे हम बुद्ध चरित्र से। हरिसेन को हम मिला देंगे किससे, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति इसने लिखी थी, और रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी थी। प्रशस्ति क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं, और ये जो इनकी रचनाएं हैं इनके बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। जो स्टार्टिंग की जो 2 रचनाएं हैं वो तो ईजी हैं, वो तो आपको बस ऐसी याद रखनी है। बाकी जो प्रशस्तियां हैं उनको देख लेते हैं। देखो प्रशस्तियां क्या बताती हैं, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। अभी देखा जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जो रूलर्स थे इतने पुराने टाइम में थे, ये हमें कैसे पता चलता है, तो वही जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आप पढ़ते हो कि भाई कभी अभिलेखों से इनके बारे में पता चलता है, कुछ किताबें लिखी गई थी उनसे पता चलता है, पांडुलिपियों से पता चलता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में कहाँ से पता चलता है, अभिलेख से, जो कि अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेन द्वारा की गई थी, एक काव्य के रूप में की गई थी। तो और ये जो रचना की गई थी ना, इसको हम कहते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि ये एक संस्कृत शब्द है प्रशस्ति, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। देखो आपको ज़्यादातर ये प्रशस्ति शब्द सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो राजा के दरबार में रहते थे ना, तो वो राजा की प्रशंसा लिखा करते थे, उसको ही कहते हैं प्रशस्ति। तो प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। पहले भी था, मतलब इतनी चर्चा में नहीं थी पहले, लेकिन गुप्त काल में ज़्यादा बढ़ गया इनका महत्व। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की बात करें तो कवि ने इसमें, जो हरिसेन कवि है इसने लिखी है, कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा जो युद्धों को जीतता है, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। इसमें आपको अतिशोक्ति मिल सकती है, मतलब प्रशंसा इतनी ज़्यादा ये करते हैं कि हद से ज़्यादा भी हो जाती है कभी कभी, और उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। अब देखो ईश्वर के बराबर बता दिया तो अतिशोक्ति हुई ना, किसी भी इंसान को अगर ईश्वर के तुल्य अगर आप बताते हो तो वो अतिशोक्ति हो जाती है, मतलब ज़्यादा। ये क्योंकि उसके दरबार में होते थे तो कभी कभी ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि हो सकता है ये उनसे प्रभावित होकर के उनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखते भी हो सकते हैं। अब दूसरी जो प्रशस्ति थी हमारी पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्ति है वो लिखी किसने, रवि कीर्ति ने। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। जो प्रशस्ति ने लिखी है, पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। वैसे तो इसमें प्रशंसा भी की गई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ये कंटेंट हो जाता है, मैंने इसमें लिमिटेड लिया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मगही या फिर मगधी जो लैंग्वेज है किस भाषा का रूप है। वैसे एक तरह से बोली के रूप में इसे माना जाता है मगधी को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, प्राकृत। तो प्राकृत भाषा का रूप है मगधी, मगही भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसवन्ना द्वारा शुरू किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ओनली ए इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट सिर्फ इसमें सही है कि ये तमिल भक्ति आंदोलन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, बसवन्ना का जो वीर शैववाद था, तो वीर शैववाद जो था बसवन्ना का, इसमें इसके अंतर्गत ही जो ये वीर शैव मूवमेंट है वो चला गया था। और ये कई लोगों ने शुरू किया था, जैसे कि बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी, इन्होंने स्टार्ट किया था। ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था। देखो इसमें स्टेट भी पूछा जा सकता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कर्नाटक से। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए।
ये मतलब समानता की वकालत करते थे, वह सभी व्यक्तियों को समान मानने के पक्ष में थे ये। और जो नारी के प्रति व्यवहार आपको पता है पहले अच्छा नहीं होता था, तो ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क ये प्रस्तुत करते हैं। वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में वोड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को अपने प्रतियोगिता के रूप में देखा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, नील, इंडिगो को। वोड जो है ना कलर करने के ही लिए ही यूज़ होता था, नील की तरह, इंडिगो की तरह। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो इंडियन जो इंडिगो था, नील जो था, भारतीय नील, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। नील का जो पौधा है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। अब क्योंकि भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पर काफ़ी प्रोडक्शन नील का होता था, इंडिगो का। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जो नील का कलर था ना वो एकदम रिच ब्लू आता था, बहुत बढ़िया ब्लू कलर आता था। अभी मैं दिखाऊंगी कैसा था। तो उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। अब डिमांड थी ज़्यादा, मात्रा थोड़ी पहुंचती थी यूरोपीय बाज़ार में, तो उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, कीमत भी ज़्यादा थी। अब देखो जब कोई चीज़ कम मिलती है हमें तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, जिससे कम लोग ले पाएँ। तो इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। तो ये वोड एक तरह से हम रिप्लेसमेंट कह सकते हैं नील का। तो वोड पौधा जो है शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। अब क्योंकि जो ये यूरोप है ये शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये यूरोप में आसानी से मिल जाता था वोड जो प्लांट था। तो उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था, वोड नाम का जो पौधा था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन चल रहा है वोड का और नील का। वोड जो है उनके कंट्री में अवेलेबल है और नील जो है वहाँ पर अवेलेबल है नहीं, वो भारत से मंगाया जाता था। कम क्वांटिटी में आता था, महंगा होता था। तो नील के साथ कंपटीशन चलता रहता था वोड का। तो वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, कि भाई जो जितना थोड़ा बहुत भी आ रहा है ना उस पर भी पाबंदी लगा दो, जिससे कि हमारा जो वोड है उसका कुछ डिमांड बढ़े। तो ये थी, और इसके बारे में और भी जानकारी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका इंडिगो से जो कलर मिल रहा है ये रिच ब्लू कलर मिल रहा है, देखो कितना अच्छा कलर मिल रहा है। और ये प्लांट होता है इसका इंडिगो का, ये है वोड प्लांट। इससे जो रंग मिलता था ब्लू कलर वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता था इंडिगो के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और यहाँ पर सही स्टेटमेंट की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। स्टेटमेंट है, आधुनिक सभ्यता को भारत में लाने वाले ब्रिटिश शासन की छवि को डैनियल्स के चित्रों में शक्तिशाली रूप से बल दिया गया है। डैनियल्स जो है ये पेंटिंग्स बनाते थे जिसमें कि दिखाया जाता है कि भारत में जो है आधुनिक सभ्यता ब्रिटिश शासन के द्वारा लाई गई। डैनियल्स ने अपने सुरम्य प्रदर्शित चित्रों में भारत के पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक, परिवर्तनहीन और गतिहीन के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने दिखाया भारत का जो चित्र है, भारत का जो जीवन था वो पारंपरिक जीवन दिखाया, ट्रेडिशनल लाइफ, और चेंजलेस है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है और मॉडर्न लाइफ नहीं है, और इसके अलावा गतिहीन है, मोशनलेस है। जैसे कहते हैं ना किसी की लाइफ रुक जाती है, तो मतलब भारत के लोगों को इन्होंने कुछ ऐसा पिक्चराइज किया कि यहाँ के लोगों में क्या है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह से इन्होंने चित्रित किया। आधुनिक सभ्यता जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा आई थी यहाँ पर, इनका ऐसा मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी शिक्षा पर महात्मा गांधी के विचारों के बारे में स्टेटमेंट पढ़ें। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 3। दोनों स्टेटमेंट सही हैं और बी एक्सप्लेन्स ए और बी दोनों ही सही हैं, और बी जो ए को एक्सप्लेन सही से कर रहा है कि गांधी भारत में पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ थे, बात सही है। उनका विचार था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीन भावना पैदा कर दी। औपनिवेशिक शिक्षा जो है होती है, औपनिवेशिक मतलब क्या है, जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर रूल था वो टाइम को हम कहते हैं औपनिवेशिक काल। अब उस टाइम में जो शिक्षा थी उसको कहेंगे औपनिवेशिक शिक्षा। तो जो बाहर की जो शिक्षा थी ना, स्पेशली अंग्रेजी की हम बात करेंगे क्योंकि अंग्रेजी को बढ़ावा मिल रहा था उनके रहने से, तो ये मानते थे
कि वो शिक्षा जो है सही नहीं है, पश्चिमी शिक्षा उसको कहा जाता था। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। महात्मा गांधी ने कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है, उनको एक तरह से इन्फीरियर बना दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं, मतलब जो वेस्टर्न कल्चर है ना उसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं यहाँ के कल्चर से। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है और उन्होंने कहा कि शिक्षा में विष भरा है, पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर गलत प्रभाव डाला है, ऐसा इनका मानना था। तो गांधी जी मानते थे कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए, तो अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। ऐसा मानना था कि जो भारतीय हैं वो अपना कल्चर भूल करके पश्चिमी जो कल्चर है उसको अपना रहे हैं, उन्हें अपने ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। अब क्योंकि अपना कल्चर छोड़कर जब दूसरा कल्चर अपना रहे हैं तो इनका ये मानना था कि अपनी ही भूमि पर ये अजनबी बन रहे हैं भारत के लोग। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, यानी कि अंग्रेजी बोलने वाले कह सकते हैं, या फिर और भाषाएं भी हो सकती हैं उसमें, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले जो अपने कल्चर से प्यार नहीं करते, अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे, भाई अपने लोगों के साथ कैसे घुलना मिलना है ये भूल चुके थे। इनका ये एक मानना था। गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। इनका मानना था कि भाई ओरल जो है ना वो इसमें नहीं होती एजुकेशन, मतलब मौखिक ज्ञान नहीं होता इसमें, लिखना और पढ़ना ही होता है सिर्फ। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभव और व्यापारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। इनका मानना था कि भाई पाठ्य पुस्तकों पर ज़्यादा ये जोर देते हैं, जो लाइफ में हमारी चीज़ काम आएगी ना, लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होंगे उन पर ये कम ध्यान देते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा एक तरह से जो व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो भी नहीं मिलती इससे। उनकी राय में पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। मतलब कि आप पढ़ना लिखना सीख गए उसको शिक्षा नहीं कहेंगे। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, ये जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे, ऐसा मानना था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल को विभाजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 4th, बंगाली राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करने और लोगों को विभाजित करने के लिए। जबकि इन्होंने रीज़न दूसरा दिया था। देख लेते हैं क्या रीज़न दिया था इन्होंने। देखो 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। विभाजन किस तरह किया गया? बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे जो कि इन्होंने अलग कर दिए। अब तो अलग अलग स्टेट्स बन चुके हैं। तो अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, जो कि सही नहीं था। इनका मानना था कि भाई जो एरिया है वो ज़्यादा है, उसको डिवाइड कर देंगे तो प्रशासन अच्छे से चलेगा। तो जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, मतलब इनका खुद का फायदा जुड़ा था इससे, ना कि प्रशासन में कोई दिक्कत आ रही थी। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। जनता बट जाएगी तो एकता खत्म हो जाएगी लोगों की और हमारा जो है काम आसान हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। तो मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी, हम कहेंगे वही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, वो जो दोनों दलों के जो लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने इसका विरोध किया था। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कांग्रेस के जो लीडर्स थे उन्होंने विरोध किया था। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए, मतलब इसका विरोध किया गया जनसभाएं और जुलूस निकाल करके। तो इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि देखो लोग इसके पक्ष में थे नहीं, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया लोगों ने, विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार कर दिया कि भाई हम विदेशी वस्तु इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। तो ये आंदोलन बंगाल में सबसे ज़्यादा ताकतवर था, सबसे ज़्यादा पावरफुल था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो एक तरह से हम बात करें, पूछा जाता है कभी कभी वंदे मातरम आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे स्वदेशी है। तो अजर्शन और रीज़न के क्वेश्चन बेसिकली होते हैं कि अजर्शन दिया होता है और उसका रीज़न दिया हुआ होता है। जो पहला कथन है ना, जो पहला कथन है हमारा ये वाला, इसका रीज़न ये होता है, यानी इसके कारण ये वाली घटना होती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करके इसको जब आप पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बन पाती है कि भाई
दोनों ये रिलेटेड है एक दूसरे से या नहीं है। सबसे पहले तो आपको यही देखना होता है कि ये सही है या नहीं, और सही है या नहीं उसके बाद आपको देखना होता है अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि दोनों आपस में रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, या फिर दूसरी जो स्टेटमेंट है यानी रीज़न जो है वो किसी और चीज़ की ही बात कर रहा है, कनेक्टेड है कि नहीं ये भी देखना ज़रूरी है। उसी के आधार पर फिर हम इनका आंसर करते हैं। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न की मैं बात करूँ तो सही ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, असर्शन और रीज़न दोनों ही सही दिए गए हैं, और जो हमारी जो एक्सप्लेनेशन है, आर जो एक्सप्लेनेशन दी गई यानी रीज़न जो दिया गया है वो भी बिल्कुल सही दिया गया है। दावा यह किया गया है, असर्शन क्या दिया गया है कि कांग्रेस के उदारवादी वर्ग ने, उदारवादी आप जानते होंगे मॉडरेट सेक्शन जो है, तो उसने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं उनको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट का उसमें थोड़ा सा भारतीयों को जगह मिले। ऐसा ना हो कि भाई ब्रिटिशर्स ही तुम भर्ती करते रहो और भारतीयों के जगह जगह ही ना हो। कारण क्या दिया गया है कि उदारवादियों के ये लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते थे। उनको ये लगता था उदारवादियों को, तो ये सोचते थे कि अगर हम उनको बताएंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम क्या सोचते हैं, भारतीय क्या सोचते हैं, तो वो इस बात को ज़रूर मानेंगे, ऐसा उदारवादी मानते थे। अब क्योंकि देखो उदारवादी थे तो उदारता की ही नीति ये अपनाते थे, तो ऐसे ही लेख वगैरह लिख करके और मतलब शांति से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे अंग्रेजों से। तो यहाँ पर दोनों सही हैं और रीज़न भी सही है। देखो यहाँ पर वही थोड़ा सा दिया गया इसके बारे में, मध्यमार्गी नेता कई नामों से आपको मिलेंगे, ये इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश से आपको पहचान हो जाएगी। मॉडरेट लीडर्स की बात अगर हो रही है तो उदारवादी हैं, थोड़ा सा उदार नेचर है इनका, प्रवृत्ति में उदार हैं ये, मतलब लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते, ये सोचते हैं कि भाई शांति से जो है अंग्रेज हमारी बात मान लें। तो उसके लिए क्या करते थे, ये अखबार वगैरह निकालते थे, लेख लिखते थे, ये साबित करने का प्रयास इन्होंने किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। ये काम किया किसने? मॉडरेट लीडर्स ने। मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। अब ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारी जो मांगे हैं कोई ऐसी तो है नहीं, बेबुनियाद हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पूरी नहीं हो सकती, तो ब्रिटिशर्स जो हैं मानेंगे, हमारी बात को समझेंगे, ये ऐसा मानते थे मॉडरेट्स। तो कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए, मतलब भारतीयों की अगर भावना से अवगत होंगे अंग्रेज तो वो ज़रूर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सही ऑप्शन चुने, कौन सा सही रहेगा? तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, और बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना। तो विभाजन का कारण बताया गया है कि विभाजन का मुख्य कारण यह भी था कि पूर्व के बंगला बोलने वाले लोगों को ये लगा कि उनके भाषा और पहचान को कुचला जा रहा है। अब देखो जब वो विभाजन हुआ था ना, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, वो भले ही बाद में वो उन्होंने वापस ले ली हो स्टेटमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बांट दिया था फिर भी लोगों को। तो उसके बाद फिर यही जो एक तरह से पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसके बाद बांग्लादेश बना। बांग्लादेश आप देख रहे हो कहाँ पर पड़ता है, पश्चिमी बंगाल के पास में पड़ता है। तो ये जो है ये लोग मानते थे कि इनकी भाषा या फिर इनकी जो पहचान है उसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, इम्पोर्टेंस उसको नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की। तो किस लिए शुरुआत की इन्होंने? यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टू प्रमोट द आइडिया ऑफ वन गॉड, एक ईश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। ये ऐसा मानते थे कि ईश्वर जो है ना वो एक ही है, तो उसी विचार को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। केरल में इन्होंने ये शुरुआत की थी। एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। ये मानते थे कि भाई जो ईश्वर है वो एक ही है और एक ही ईश्वर की हम संतान हैं, तो ये जातिगत जो भेदभाव है वो क्यों किया जाता है। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति की है और ये जाति थोड़ा सा
ये जाति होना चाहिए, छोटा ई की मात्रा। तो उनका कथन था औरु जाति औरु मतम औरु देवज्ञ मनुष्यानु। तो ये स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, इसका मतलब ये है। तो ये सभी गैर ब्राह्मण जातियों से थे, मतलब जो ये जातिगत समानता की जो बात कर रहे थे ना, ये लोग जो इसमें शामिल थे, ये सभी गैर ब्राह्मण जातियों थे, मतलब ब्राह्मण नहीं थे ये लोग, ध्यान रखेंगे। वीरशलिंगम पंतुलु एक सुधारक थे। यहां पर सही ऑप्शन चुनना है आपको इनसे रिलेटेड। सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्र से जिन्होंने पुनर्विवाह का प्रचार किया। तो ये एक समाज सुधारक थे और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जो क्षेत्र था, तेलुगु भाषा बोली जाती थी यहाँ पर, वहाँ से थे और पुनर्विवाह का इन्होंने प्रचार किया कि भाई जो विवाह है वो विधवा जब हो जाती है कोई महिला तो उसका फिर से विवाह होना चाहिए, उसका इन्होंने समर्थन किया। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय पर मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। मतलब जो यंग जनरेशन थी उन्होंने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया, इस चीज़ में प्रचार प्रसार किया उसका काफ़ी। और नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो ये भी समर्थक थे इसके, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। अब देखो इतना सपोर्ट मिल रहा था, इतना लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे इस चीज़ का, फिर भी संख्या क्यों कम थी? इसका रीज़न ये था कि जो विधवा विवाह कर लेती थी ना, उसको समाज आसानी से स्वीकार नहीं करता था। अब देखो अगर समाज में रहना है तो ऐसा होता है ना कि समाज के तौर तरीके अपनाने होते हैं, नहीं तो उसको अलग कर देते हैं। अब तुम अकेले थोड़ी ना पूरे समाज में घूम सकते हो, ना तुमसे कोई बात करेगा, ना तुम्हें कोई सामान देगा, ना तुमसे कुछ लेगा। एक तरह से उसको अगर अलग कर देंगे तो बिना समाज के तो किसी इंसान का अस्तित्व नहीं होता है। तो समाज में स्वीकार नहीं करते थे, तो इसी वजह से विधवा विवाह नहीं होते थे इतने। तो इसी तरह रूढ़िवादी तबके ने इस नए कानून का विरोध मतलब करते रहे। ये जो रूढ़िवादी तबका था जो इसके सपोर्ट में नहीं थे, वही समाज से बहिष्कार करना, इस तरह से विरोध करते रहते थे, तो ये विधवा विवाह कम होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब ये क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं ज्योग्राफी से, तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। सही स्टेटमेंट कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिस मैदान पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं। तो ये स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल बात सही है। मूवमेंट हो रहा है लेकिन हमें इतना फील नहीं मतलब बहुत धीमी गति होती है, तो इसलिए हमें महसूस नहीं होती है। आपने देखा होगा आसमान में, देखा है बादल जब आते हैं तो वैसे जब शांत रहता है आसमान, नीला रहता है बिल्कुल, जब तो पता नहीं चलता, लेकिन जब बादल रहते हैं, जब देखा करो ऐसा लगता है जैसे बादल चल रहे हैं, लेकिन वो बादल नहीं चलते, वो हम चलते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो मूवमेंट जो है करती रहती है। तो थोड़ा थोड़ा जो पृथ्वी है वो मूवमेंट करती है, वो तो बात सही है, लेकिन जो पृथ्वी के अंदर है, जो मैग्मा है, वो मूवमेंट करता रहता है, जिसकी वजह से जो प्लेट्स हैं पृथ्वी की, उसमें भी जो मूवमेंट है वो होता रहता है। तो कई तरह की गतियाँ जो हैं वो होती हैं। इस निरंतर गति के लिए पृथ्वी के भीतर आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं, ऐसा कहा गया है इसमें। तो ये भी बात सही है। आंतरिक तो वो होती हैं जो पृथ्वी की सतह है उसके अंदर जो गतियाँ होती हैं मैग्मा वगैरह की वजह से, प्लेट्स जो हैं वो सरकती रहती हैं थोड़ी थोड़ी, वो हो गई। और बाहरी जो एटमॉस्फेयर में होती हैं, ये भी बाहरी ही है, जैसे जो पृथ्वी हमारी मूव करती है वो भी तो बाहरी है ना। तो ये प्रक्रियाएं जिम्मेदार हैं जो गति होती रहती है निरंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैच करना है लैटिट्यूड्स को कंट्री से। कौन सी लैटिट्यूड लाइन कौन सी कंट्री से होकर के गुजरती है? यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं। 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो लैटिट्यूड लाइंस का कंसेप्ट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो मैंने चैप्टर कराया हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कराई हुई है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सीक्वेंस से देखो। अगर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है एग्जाम्स एसएसटी की वजह से,
तो एसएसटी की बेहतर तैयारी के लिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर वाइज अच्छी तैयारी होगी। तो लैटिट्यूड लाइंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें और आपकी क्लियर होंगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम मिलाएं तो ए को हम दूसरे से मिला देंगे। विषुवत रेखा कॉन्गो गणराज्य से होकर के गुजरती है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, बिल्कुल बीचों बीच से। और मकर रेखा जो है वो चिली से होकर के गुजरती है, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। अभी इनको देखो मैप में भी आपको दिखा देती हूँ मैं, जिससे कि जो चीज़ें हैं अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये हैं तीनों लाइनें जिनकी बात की जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा देखो भारत से होकर के गुजर रही है, ये भारत है हमारा प्यारा भारत, और इससे ये जो लाइन है वो होकर के गुजर रही है। नीचे आप देखोगे इक्वेटर लाइन, ये जा रही है अफ्रीका से होकर के, और जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो है यहाँ पर पड़ता है। अभी मैं आपको आगे डिटेल में भी इसको दिखाऊंगी। और जो आपकी मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये गुजर रही है यहाँ से, और यहाँ पर पड़ता है चिली। देखो यहाँ पर भी मैंने दिखा दिया है, भारत को तो मैंने दिखाई दिया आपको, बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो ये कर्क रेखा ऐसे जा रही है बिल्कुल बीचों बीच से, और ये जा रही है आपकी इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और यहाँ पर है चिले जो रेड कलर से आपको दिख रहा है। रेड कलर से जो दिख रहा है वो है चिली, ये आपका साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है और सही आपको चुनना है इसमें से। सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए इज़ फॉल्स बट बी इज़ ट्रू। पहली जो स्टेटमेंट है वो है पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी और ध्रुवों पर उभरी हुई है। तो ध्रुवों पर उभरी हुई है ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना ना कभी देखा, ध्रुवों पर बल्कि चपटी है। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो इसी वजह से सही है कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में उभरी हुई है। अगर आप पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हो तो कुछ इस तरह का दिखता है ना, कहीं 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 पर तो देखो गोल दिखा देते हैं इसको, लेकिन कहीं कहीं पर इस तरह से दिखती है। तो ये है उभरी हुई बीच में से, ये बीच का हिस्सा है ना, और ये है ध्रुव, यहाँ पर ये चपटी है थोड़ी, इस तरह का थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो टाइम से आ गया आपका, आपको लैटिट्यूड लाइंस और लॉन्गिट्यूड लाइंस क्लियर होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूड लाइन से रिलेटेड ये टाइम का कंसेप्ट है, नहीं पता है तो मेरी डिटेल वीडियो देख लेना, बाकी अगर वहाँ पर भी नहीं देखते हो तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से समझा दूंगी। क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में समय प्रातः 6:30 बजे है तो उस स्थान का देशांतर क्या होगा जहाँ समय प्रातः 11:30 है। अब देखो जिसने डिग्री वगैरह का हिसाब लगाना सीखा होगा ना तो इसमें कन्फ्यूज हो सकता है वो। देखो आपको दोनों तरह से आना चाहिए टाइम कन्वर्ट करना। आपसे टाइम भी पूछ लिया जा सकता है कि इतने डिग्री पर कितना टाइम रहेगा, या तो फिर आपसे टाइम पूछा जा सकता है कि इतने टाइम पर कितने डिग्री होगा, मतलब कितने डिग्री पर इतना टाइम रहेगा। तो अब यहाँ पर डिग्री से पूछ लिया, उल्टा करके पूछ लिया, जबकि पूछते थे कि टाइम क्या हो रहा होगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए इन्होंने इस तरह से दे दिया। अब देखो इसका तरीका क्या है, अब क्योंकि हमसे पूछा है कि उस स्थान का देशांतर क्या होगा जहाँ समय प्रातः 11:30 बजे है। अब क्योंकि हमें निकालना है 11:30 जहाँ पर टाइम हो रहा है, तो देखो अब हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ग्रीनविच कहाँ पर है। ग्रीनविच हमने बीचों बीच मान लिया, ठीक है। ग्रीनविच पे कितना टाइम हो रहा है 6:30, वो भी कब के बज रहे हैं, सुबह के। सुबह के यहाँ पर बज रहे हैं अगर, तो अब हमें दूसरा टाइम देखना होगा कि ये सुबह दिया है, शाम दिया है, क्या दिया है। अब क्योंकि ये भी सुबह के दिए हैं, अब सुबह के दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो 6:30 से 11:30 का टाइम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 5 घंटे बनते हैं। अब मान लो ये है, कोई भी डिग्री है ये, जहाँ पर हमें पहुँचना है, यहाँ पर 11:30 का टाइम है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 घंटे का निकल रहा है अगर हम टाइम में देखें तो। अब जो ये 5 घंटे हैं ये कितने डिग्री के इक्वल होंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सीधा सा इसका हिसाब ये है कि जो 5 घंटे हैं ना उसको सबसे पहले हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। अब क्योंकि हमने सीखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स होता है, तो सबसे पहले आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम कर देंगे क्या, 5 घंटे हैं तो 5 घंटों को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना है ना हमें। तो 5 घंटे हैं, 60 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 300 मिनट्स, 300 मिनट ये हो जाएंगे हमारे।
अब देखो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए इससे डिग्री में कन्वर्ट करना। अब क्योंकि ये हमें मिनट में टाइम दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। तो हम इसको क्या करेंगे, हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डिग्री निकल करके आ जाएगा। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है 75 डिग्री। अब सवाल ये आता है कि ये किधर का होगा टाइम, किधर का टाइम होगा। ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हमने देखो ये पढ़ा था कि जो ग्रीनविच लाइन है इसके अगर हम इधर जाते हैं पश्चिम की तरफ तो टाइम हम इसमें ऐड करेंगे, और अगर हम इधर जाते हैं तो टाइम हम इसमें क्या करेंगे, तो सॉरी इधर जाते हैं तो टाइम माइनस करेंगे, और इधर जाते हैं तो टाइम करेंगे ऐड। तो टाइम ऐड करेंगे तो अब ये जो है टाइम ऐड हो रहा है हमारा, मतलब इसमें एक्स्ट्रा आगे का टाइम हमें दिया गया है। तो हमारा ये किधर का टाइम होगा, इधर का टाइम होगा। तो इधर डायरेक्शन कौन सा है, इधर है पूर्व, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 75 डिग्री पूर्व। क्योंकि हमें क्या पूछा है, क्योंकि हमें जाना है टाइम में आगे गए हुए हैं, तो इसलिए हम क्या है ईस्ट की तरफ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हो, ये तो मैंने ऐसे लिख लिया था। यहाँ पर देखो ये जो ग्रीनविच लाइन है, यहाँ से अगर हम इधर की तरफ जाते हैं, कोई भी कैलकुलेशन हम करते हैं, इधर अगर टाइम जुड़ता है, मतलब इधर जाते हैं तो टाइम जुड़ता है, इधर जाते हैं तो टाइम माइनस होगा। क्योंकि भारत से आप जान लो कि भारत का जो टाइम है ना 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से। इस चीज़ को याद रखोगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि भाई ईस्ट में घटाएं या फिर बढ़ाएं। तो ईस्ट में तो इधर अगर हम जाएंगे तो टाइम इसमें ऐड कर देते हैं ग्रीनविच वाले टाइम में, और वेस्ट में जाते हैं तो ग्रीनविच वाले टाइम से माइनस करना होता है। ये ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने इसको डिटेल में बाकी जो प्रैक्टिस सीरीज़ है हमारी उसमें कराया हुआ है, उन प्रैक्टिस सीरीज़ को आप सीक्वेंस से देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा बाकी से अलग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, प्रेयरी। ये दिए हैं हमारे ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स जो हैं ये एक तरह से हमारे होते हैं ना, आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। तो यही टाइप इनका अलग है थोड़ा सा। अब देख लेते हैं क्या डिफरेंस है इनमें। जो ये हमारे ग्रासलैंड्स जो होते हैं ना, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अभी देखो ये हैं हमारे उष्णकटिबंधीय घास स्थल, एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, दूसरे हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल तो ऐसे इलाकों में मिलते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और मतलब बारिश भी अच्छी खासी पड़ती है। तो ये मिलते हैं आपके इन जगहों पर, पूर्वी अफ्रीका, ब्राज़ील, वेनेजुएला। तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से जाने जाते हैं, ब्राज़ील में कंपोज के नाम से, वेनेजुएला में लानोस के नाम से। दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो मीडियम मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर जो घास के मैदान हैं ये कहलाते हैं पंपास अर्जेंटीना में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, मध्य एशिया में स्टेपी, और डॉन ऑस्ट्रेलिया में। अब जो ये प्रेयरी है ये हमारा उन विकल्प में से अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि बाकी के विकल्प हमारे जो थे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के थे। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के थे बाकी 3 ऑप्शंस और एक था प्रेयरी, इसलिए ये हमारा अलग था उनसे। इस तरह के होते हैं ग्रासलैंड्स, काफ़ी लंबे एरिया में फैले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं डिजर्ट से रिलेटेड। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। आप चाहें तो इसे मॉक टेस्ट की तरह करें। मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर करें, पोज कर लिया करो, अगर आपको टाइम चाहिए तो पोज कर लिया करो और फिर मुझे स्कोर भी बताया करो कितना आपका स्कोर हुआ। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ए और सी सही है यहाँ पर। अब देखो बी क्यों सही नहीं है ये देख लेते हैं। रेगिस्तान एक शुष्क क्षेत्र है। शुष्क का मतलब होता है जहाँ पर नमी की कमी होती है, यानी कि बारिश वगैरह नहीं पड़ती है, बारिश कम पड़ती है या ना के बराबर पड़ती है। और तीसरा है रेगिस्तानी क्षेत्र में रेत के विशाल हिस्सों के अलावा बजरी के मैदान और पठार हो सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है रेगिस्तान जब आप सोचते हो तो इमेजिन करते हो कि भाई रेत ही रेत के ढेर होंगे, तो ऐसा नहीं है। अब ऐसे जो सहारा डिजर्ट है वो तो कितनी सारी कंट्रीज़ में है, अब रेत ही रेत थोड़ी ना है वहाँ पर। तो रेत के ही हिस्से नहीं होते, यहाँ पर बजरी के मैदान भी हो सकते हैं, पठार भी हो सकते हैं, बल्कि पर्वत भी हो सकते हैं।
बी स्टेटमेंट क्या दी गई है कि मरुस्थलीय क्षेत्र की पहचान केवल अत्यधिक गर्म तापमान से ही होती है। तो ये बात यहाँ पर गलत दी गई है, गर्म तापमान से नहीं होती है रेगिस्तान की पहचान, जबकि हम एक तरह से इस वजह से रेगिस्तान घोषित करते हैं कि बात या तो वहाँ पर बारिश नहीं होती या तो फिर ना के बराबर होती है। क्योंकि गर्म तापमान से क्यों हम मेजर करेंगे, जो लद्दाख है आपका वो भी तो रेगिस्तान है, अब वो वहाँ पर तो ठंडा रहता है, टेम्परेचर जो है काफ़ी कम रहता है वहाँ पर, तो हॉट टेम्परेचर तो रहता नहीं है। तो ये जो है मानदंड नहीं होता रेगिस्तान किसी भी जगह को घोषित करने के लिए। तो रेगिस्तान के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी वहाँ पर पाए जाते हैं। उत्थित मतलब उभरे हुए काफ़ी ऊंचे ऊंचे। ये जो चट्टानी सतह होती हैं कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं, तो मतलब काफ़ी ऊंचे ऊंचे भी ये चट्टानी सतह मिलती हैं सहारा डेजर्ट में। देखो कुछ इस तरह का आपको सीन वहाँ का मिलेगा देखने को। वैसे आप इस तरह का इमेजिन करते हो डेजर्ट, जब भी इमेजिन करते हो कि भाई ऐसा ही होगा, तो ये सच नहीं है कि हमेशा हर जगह पर ऐसा ही नज़ारा मिलेगा। तो क्योंकि जो सहारा डेजर्ट है आपका काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है, 11 हैं लगभग जिन कंट्रीज़ में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट, तो अब सब जगह ऐसा तो नहीं होगा ना, लोग भी रहते हैं वहाँ पर, तो पठार वगैरह भी मिलते हैं, मैदान भी मिलते हैं वहाँ पर। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आप इन क्लासेस को मॉक टेस्ट की तरह करें, मेरे जो आंसर बताने से पहले आप आंसर करें और लास्ट में मुझे बताया करें कि कितना आपने स्कोर किया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी यहाँ पर सही है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को चट्टान कहा जाता है। जो पृथ्वी की परपटी यानी कि ऊपरी जो लेयर है पृथ्वी की, जिसे क्रस्ट कहते हैं, वो जो खनिज पदार्थ बनाते हैं वही जो पिंड होते हैं उनको कहते हैं चट्टान। और दूसरी स्टेटमेंट है मैग्मा से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो प्राइमरी लेवल पर रॉक का निर्माण होता है, सबसे पहले जो रॉक बनती है वो होती है आग्नेय चट्टान। और ये जो मैग्मा होता है ये जब पृथ्वी के अंदर होता है तो इसको मैग्मा कहा जाता है, और जब ये फोर्स से बाहर निकल करके आ जाता है, आपने सुना होगा ज्वालामुखी फटता है, तो ये जब बाहर निकल जाता है चट्टान से, मतलब पर्वत से एक तरह से, तो पर्वत से जब बाहर ये निकल जाता है तो ये पहले तो गर्म होता है फिर ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है उसके बाद ये चट्टान बनती है इग्नियस रॉक। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भूपर्पटी जो होती है पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिस पर हम रहते हैं, विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी है। शैल खनिज पदार्थ का प्राकृतिक पिंड है। शैल विभिन्न रंग, आकार और बनावट के हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स इनका कलर या फिर टेक्सचर नहीं है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। शैल या फिर चट्टान, रॉक, कई नामों से इसको हम बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान की, क्योंकि जो मैग्मा जब ठंडा होता है बाहर निकल करके तो उसके बाद आग्नेय शैल बनती है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आग्नेय चट्टान जो है लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है आग। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो ये क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है जब गर्म होता है, जब ये ठंडा होता है तो ये हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, ठोस हो जाता है, जिसके बाद की ये चट्टान बन जाती है आग्नेय चट्टान। इस चट्टान को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, क्योंकि देखो प्राइमरी लेवल पर ये बनती है सबसे पहले शुरुआत में ही, तो इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक या फिर प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तप किससे प्रभावित होता है? इंसोलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। इन तीनों ही चीज़ों से जो इंसोलेशन है वो प्रभावित होता है। जो सूर्य की गर्मी जो पृथ्वी पर पहुँचती है ना, उसी को कहते हैं सूर्य तप, इंसोलेशन, और इसको आतपन भी कहते हैं। तो ये सभी से प्रभावित होता है। देखो आपने देखा होगा बादल जब छा जाते हैं तो पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता, सूर्य की जो गर्मी है वो उतनी उस तरह से नहीं पहुंच पाती। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, इसका भी फर्क पड़ता है। आप देखेंगे पृथ्वी पर जो इक्वेटर वाला जो एरिया है, इक्वेटर के आसपास वाला, वहाँ पर जो सूर्य तप है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जबकि जो आपके उच्च अक्षांश हैं जैसे कि आप उसकी तरफ जाएँ, ध्रुवों की तरफ जाते हैं,
तो आपका जो सूर्य तप है वो काफ़ी कम मिलता है और कहीं कहीं पर तो पहुंच ही नहीं पाता है। तो अक्षांश से भी प्रभावित होता है, जल वाष्प से प्रभावित होता है और धूल से भी प्रभावित होता है। अगर धूल ज़्यादा हो जाएगी इन्वायरमेंट में तो उससे भी ये प्रभावित होगा। व्यापारिक हवाओं पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन चुने, सही हो जाएगा थर्ड। द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इनका देखो एक फिक्स डायरेक्शन होता है ट्रेड विंड्स का। जो व्यापारिक पवनें होती है फिक्स डायरेक्शन में बहती है, ऐसा नहीं है कि आज ईस्ट से बही कल वेस्ट से बहेंगी। फिक्स डायरेक्शन होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो पृथ्वी है उसका स्ट्रक्चर है ये, और किस तरह से पवनें इस पर बहती हैं। यहाँ पर प्रेशर बेल्ट भी आप देखेंगे, हालांकि इसमें प्रेशर बेल्ट जो होती हैं उन पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ जो विंड्स हैं उन्हीं पर क्वेश्चन आता है। तो जो ट्रेड विंड्स होती है ये हमारी इक्वेटर की तरफ को बहती हैं। ये देखो ट्रेड विंड्स आप देख रहे हो, ये कहाँ से बह रही हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। ये पवनें ट्रेड विंड्स नोटिस करोगे जो इधर से आ रही हैं वो ऐसे जा रही हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है वो वेस्ट ही है। अब जो इधर से आ रही हैं ईस्ट से, वो इधर जा रही हैं। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये बहती हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे इनका ये फिक्स डायरेक्शन होता है, ये हमेशा यहीं पर बहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन दिया है, रीजन दिया है। सही ऑप्शन चुने, इसमें कौन सा होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। दोनों सही हैं, असर्शन भी और रीजन भी। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। रीजन जो दिया गया है सही दिया गया है। असर्शन और रीजन जो सॉल्व करते हैं उसका मैंने तरीका बताया था। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों सही हैं या नहीं। अब तो जो जनरल सी आपको नॉलेज होगी अगर, तो आप पहचान पाओगे कि सही है गलत है। अब सही गलत पहचानने के बाद फिर हमें दोनों का रिलेशन देखना होता है, कनेक्टेड है कि नहीं। अब जैसे हम बात करें असर्शन की, तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पहाड़ी क्षेत्रों में कम संख्या में लोग रहते हैं। तो ये बात सही है कि नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने सुना है, हम ये सुनते आ रहे हैं हमेशा से कि जो मैदानी इलाका है जहाँ पर सुख सुविधाएं अवेलेबल होंगी वहीं पर जनता रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में इसलिए नहीं रहती है, उसका रीज़न है पहाड़ी क्षेत्रों में घर दूर दूर होते हैं और जो हमारी जो सुविधाओं की चीज़ें हैं वो ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती। जबकि आप मैदानी इलाकों में देखो, नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं तो जो मैदानी इलाका है उसमें अगर आप देखें तो जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, दूसरा आपको जो भी चीज़ चाहिए उसकी सुविधा होती है, आपको ईजिली अवेलेबल होती है। आप जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर खेती आसानी से की जा सकती है, पानी वगैरह की सुविधा होती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जनसंख्या ज़्यादा रहती है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर सारी सुख सुविधाओं का अभाव होता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर कम रहते हैं। तो यही एक रीज़न है। तो रीज़न देखो, रीज़न यहाँ पर दिया गया है, रीज़न भी तो देखना है ना हमें। पर्यावरण जनसंख्या के वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी बात सही है। अब क्योंकि देखो दोनों बात सही है और देखो रिलेशन भी बन रहा है। अभी मैंने क्या बताया कि देखो पानी की सुविधा होनी चाहिए, बाकी चीज़ें जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, हम सराउंडिंग से काफ़ी प्रभावित होते हैं, एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं, क्योंकि देखो हमारी जो जीने की चीज़ें हैं वो तो हमारे आसपास ही अवेलेबल है ना। और वो क्या कहलाता है? वो एनवायरनमेंट कहलाता है। वो चाहे लिविंग चीज़ें हों चाहे नॉन लिविंग चीज़ें हों, वो सभी हमारी एनवायरनमेंट में आती हैं। तो रीज़न जो है वो भी सही है। तो रीज़न को कैसे हम कनेक्ट करते हैं? जैसे हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी, असर्शन पढ़ा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पहाड़ी क्षेत्रों में कम संख्या में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर रीज़न क्या दिया है, इसको हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि से। क्योंकि पर्यावरण जनसंख्या के वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से कनेक्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खनिज से रिलेटेड है, मिनरल्स से रिलेटेड। सही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, ए और सी यहाँ पर सही है। खनिज आग्नेय चट्टानों, अवसादी चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। जो तीनों तरह की हमारी रॉक्स होती हैं उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है यहाँ पर जो सही है हमारा, खनिज ईंधन अवसादी स्तरों में पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। तो ये दोनों सही हैं। ये गलत है, यहाँ पर दिया है कि धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं लेकिन कायांतरित और अवसादी चट्टानों में नहीं। तो ये बात गलत है। अभी देख लेते हैं धात्विक खनिज कौन कौन से चट्टानों में मिलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, खनिजों के बारे में।
खनिजों के वितरण की बात करें, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अभी देखो चट्टानों में भी पता चलेगा कौन कौन सी चट्टान मिलते हैं। खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों, कायांतरित चट्टानों और अवसादी चट्टानों, यानी तीनों चट्टानों में खनिज मिलते हैं, ये तो तय है। बात हो रही है धात्विक खनिज की, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, इनमें पाए जाते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो आग्नेय और कायांतरित शैलों में ये धात्विक खनिज मिलते हैं। तो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। देखो, क्योंकि जो खनिज है ना हर जगह पर भी नहीं मिलते हैं, समान रूप से वितरण इनका नहीं है। कभी कभी पूछा जाता है कि खनिज समान रूप से वितरित होते हैं, तो ये बात गलत है। तो कहीं कहीं पर मिलते हैं, जैसे कि उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। जो कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कि भाई आग्नेय और कायांतरित शैल में मिलते हैं कौन से, धात्विक खनिज, जिनमें मेटल होता है उनको हम धात्विक खनिज कहते हैं। तो ये आपको मिलते हैं आग्नेय और कायांतरित शैलों में। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाया जाता है। अब देखो, अगर बात करें भाई जो अवसादी शैल हैं उसमें भी तो खनिज मिलते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, खनिज तो हमारे तीनों चट्टानों में मिलते हैं, लेकिन धात्विक जिसमें मेटल होता है, जैसे तांबा वगैरह जो हो गया, वो मेटेलिक जो हो गए मिनरल्स, वो हमें आग्नेय और कायांतरित में मिलते हैं। लेकिन जो हमारे अधात्विक हैं, जिनमें धातु नहीं मिलती है, जैसे चूना पत्थर टाइप खनिज, तो ये हमारे मिलते हैं अवसादी चट्टानों में। ध्यान रखेंगे, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म भी मिलते हैं। तो अब देखो, जो अवसादी चट्टानें हैं उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि ये अधात्विक खनिज हैं जो इन जगहों पर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन कौन से होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ईंधन यानी कि ये हमारे ईंधन का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं, तो ये भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन से है। फिर से सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा थर्ड, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ए ट्रू क्यों है? भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। ज्वारीय मिल क्या होती है, जहाँ पर जो टाइडल एनर्जी है ना वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर टाइडल जो एनर्जी होती है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में मैंने कराया है, बाकी मैंने यहाँ पर भी लिया है थोड़ा सा। कारण क्या दिया गया है, समुद्र के चौड़े मुहाने पर बांधों के निर्माण से ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, और ये सिर्फ छोटा सा एक वर्ड यहाँ पर चेंज कर दिया है जिसकी वजह से गलत हो जाता है। ये चौड़े मुहाने पर नहीं बल्कि संकरा मुहाना होता है। नैरो होगा अगर इसका मुहाना, उस पर ही बनता है। मतलब जो नैरो, मतलब ये तो इन्होंने बोल दिया समुद्र के चौड़े मुहाने पर, तो लेकिन चौड़े मुहाने पर नहीं बल्कि ये नैरो जो इसका माउथ होगा वहाँ पर समुद्र के बांधों के निर्माण से ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये गलत है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है ये चीज़। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार भाटा हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो वही जो ज्वार होता है, वही जो लहरों का जो ऊपर उठना होता है तेज गति से, उसी से उत्पन्न करते हैं ऊर्जा, उसी को कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में, जो नैरो होगा, ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा, उस मुहाने पर बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार की ऊर्जा बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए उपयोग होती है। मतलब उसको घुमाना नहीं पड़ता। जब हाई टाइड्स आते हैं तो वो अपने आप ही टरबाइन को घुमा देते हैं, जिससे कि ऊर्जा बनती है। ये ज्वारीय ऊर्जा उसी को कहते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? रूस, फ्रांस व कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। देखो इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर बना हुआ है बांध, ये पूरा बांध है। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर रोड भी है। बांध बना होता था, रोड वगैरह भी होती है ना इसके ऊपर से जाती है जो। तो यहाँ पर ये टरबाइन लगा हुआ है, ये घूमता है अपने आप ही। जब आपका उच्च ज्वार आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं, तो तब ये अपने आप घूमता है। तो देखो कुछ इस तरह का भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये एक और मैंने पिक्चर लगाई है, इस तरह से भी लगाए रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की मात्रा को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब इनका कहने का है कि कच्चा माल ज़्यादा से कम की तरफ लगाएं। जो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा लगती है कच्चे माल के रूप में स्टील का निर्माण में, इस्पात के निर्माण में, और कौन सी कम लगती है, ज़्यादा से कम के ऑर्डर में लगानी है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, BAC। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोयले की, क्योंकि कोयला से हम इसको तपाने का काम करते हैं ना, स्टील को तपाने का काम करते हैं। और इसके बाद जो दूसरी मात्रा में हमें चाहिए होता है, दूसरा इससे कम, वो होता है लौह अयस्क। और लौह अयस्क के बाद उससे कम मात्रा में चाहिए होता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्धता के विपरीत है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, समाज में व्यक्तिकता की पहचान करना। देखो अगर आप इसको देखोगे ये फर्स्ट जो हमारा आंसर है तो ये है अपोजिट, स्टीरियोटाइपिंग के, मतलब ये स्टीरियोटाइपिंग का विरोध कर रहा है एक तरह से। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है ये सपोर्ट कर रहे हैं रूढ़िबद्धता को, स्टीरियोटाइपिंग को। जैसे कि लोगों को एक पैटर्न में फिट करना, एक ही तरह से आप लोगों को देख रहे हो, फिटिंग पीपल इनटू वन पैटर्न। लोगों की एक श्रेणी के खिलाफ पूर्वाग्रह रखना। भाई जैसे मान लो लड़कियों के बारे में अगर हम बात करें तो लड़कियों को ये कहा जाएगा कि तुम सिर्फ घर के काम कर सकती हो, ये पायलट की जॉब, ड्राइवर की जॉब, या फिर कुछ इस तरह की जॉब जिसमें कि डेंजर होता है या फिर हार्ड वर्किंग होता है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। इस तरह से समाज में एकरूपता को स्वीकार करना, तो ये जो है एक तरह से रूढ़िबद्धता के अंदर आते हैं। लेकिन जो फर्स्ट है ये रूढ़िबद्धता के विपरीत आता है, समाज में व्यक्तित्व की पहचान करना। एकरूपता वाले समाज में क्या कमी होगी? रूपता का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा दिखना या एक जैसा सोचना किसी के बारे में। जैसे देखो यूनिफॉर्म होती है ना स्कूल की, यूनिफॉर्म कैसी होती है? एक जैसी होती है, जो सभी बच्चे पहन करके जाते हैं। तो वो किस लिए रखी जाती है? जिससे किसी बच्चे में भेदभाव ना दिखे। कोई गरीब बच्चा आ रहा है अगर, तो उसको उसके अंदर हीन भावना आए, क्योंकि अमीर जो बच्चे होंगे वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन कर आएंगे, जो गरीब बच्चे हैं उनके पास अच्छी ड्रेसेस होंगी नहीं, तो वो हीन भावना का शिकार होंगे। तो एक रूपता लाने के लिए क्या करते हैं? यूनिफॉर्म जो है रखी जाती हैं स्कूलों में। तो वही बात हो रही है, एक रूपता वाला अगर समाज होगा, एक जैसे सभी लोग होंगे मतलब, तो क्या कमी हो जाएगी समाज में? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ, डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता की। जैसे कि अब हमारी कंट्री की देखो खूबसूरती है ये विविधता, डाइवर्सिटी कि अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। काफ़ी सारी जो है विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ अगर होगी, मान लो एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे सब लोग, एक ही भाषा बोलेंगे, एक ही जैसे रूटीन को फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो एक तरह से विविधता की कमी हो जाएगी ना। फिर सब लोग एक जैसे दिखेंगे, एक रूपता आ जाएगी, तो विविधता की कमी होगी। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत को कहा जाता है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत को कहा जाता है फर्स्ट जनपद पंचायत। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसीलिए पूछा जाता है जिससे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जनपद आप समझते हैं जिला होता है, तो आप समझेंगे कि जनपद पंचायत तो होगा नहीं, क्योंकि जिले से रिलेटेड है ये। तो लेकिन अब जो ब्लॉक पंचायत होती है ब्लॉक स्तर पर, उसको हम जनपद पंचायत भी कहते हैं। और इसको हम विकास स्तर पर भी पंचायत बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है 3 स्तर पर होती है। एक तो होती है ग्राम पंचायत, एक होती है ब्लॉक पंचायत, और एक होती है जिला पंचायत। तो इसमें जो ग्राम पंचायत है वो डिटेल में है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है वो, तो आप चैप्टर पढ़ सकते हैं उसके लिए, पॉलिटी का। लेकिन ब्लॉक और जिला पंचायत के बारे में बता देती हूँ। ग्राम पंचायत के अलावा ये बाकी के 2 स्तर भी हैं पंचायतों के। तो ये ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है जिसको हम ब्लॉक स्तर कहते हैं पंचायत का, विकासखंड स्तर भी इसको कह सकते हैं। इसे अलग नामों से भी बुलाया जाता है, जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति। कभी पंचायत समिति भी पूछ लेते हैं। पंचायत समिति के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। अभी पिरामिड दिखाऊंगी मैं आपको, उसमें समझाऊंगी। फिर आता है जिला पंचायत, सबसे ऊपर लेवल की होती है पंचायत। पंचायत समिति के ऊपर आती है जिला पंचायत। इसे जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। ये एक तरह से जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है उस पर ये पंचायत होती है, तो जिला स्तर पर ये योजनाएं बनाने का काम करती है।
जिला पंचायत। तो ये 3 स्तर हो गए पंचायत के, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये पिरामिड मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पर आप देखोगे 3 लेवल पंचायत के दिखाए हुए हैं। सबसे नीचे विलेज लेवल है यानी ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल है ब्लॉक समिति, फिर है डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। एक इसका जो पिरामिड बनाने का जो एक तरह से मकसद होता है वो ये भी होता है, ये दिखाना कि जो चीज़ें हैं वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा संख्या में होती हैं, कौन सी चीज़ें कम होती हैं संख्या में। जो पिरामिड में जो इस तरह के पिरामिड बने होंगे ना आपके ट्राइंगल, जो चीज़ें आपके नीचे के लेवल पर होंगी जैसे विलेज लेवल है, ग्राम पंचायतें जो हैं ये ज़्यादा संख्या में हैं, क्योंकि आप जानते हैं गांव जो हैं हमारे यहाँ पर हमारी कंट्री में लाखों की संख्या में हैं। तो पंचायतें जो होंगी वो भी लगभग लाखों की संख्या में होंगी, क्योंकि या तो एक गांव के लिए पंचायत होती है या फिर कई सारे गाँवों के लिए होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से, जिस हिसाब से भी होगा उस हिसाब से पंचायत होती है। तो पंचायतें जो ग्राम पंचायतें होंगी वो संख्या में ज़्यादा होंगी। फिर जब ब्लॉक लेवल पर आएंगे हम तो ये पंचायतों की संख्या कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि एक ब्लॉक समिति के अंदर काफ़ी सारी ग्राम पंचायतें आएंगी, इसलिए इनकी संख्या कम हो जाएगी। अब इसके ऊपर वाला जो लेवल है वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट की संख्या गाँवों से भी कम है और ब्लॉक से भी कम है, तो ये ऊपर हमने रखा क्योंकि ये संख्या में भी कम है और इसका लेवल भी अप है। तो 2 रीज़न है ऊपर रखने के, एक तो लेवल अप हो गया इसका, दूसरा संख्या में भी ये कम होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये पंचायतें कम संख्या में रहेंगी। अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। तो ये बात गलत है, क्योंकि इक्वल नहीं कंसीडर किया जाता था विमेन को, तो इसी वजह से ये गलत है। बाकी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा था तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। तो ये जो मूवमेंट हुआ था वोटिंग के लिए, ये सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। पहले से ये संघर्ष चल रहा था वैसे तो, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके दौरान ये और तेज हो गया आंदोलन। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन या फिर सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का अर्थ है वोट देने का अधिकार। तो उन्होंने जो औरतें थी उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को कुछ सालों के बाद 1928 में मिला। तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका में 1920 में, इंग्लैंड में 1928 में वोटिंग राइट मिला विमेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती हैं? इसका डिस्कशन वैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस सीरीज में भी किया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। तो साप्ताहिक दुकान जो बाजार होते हैं उसमें चीज़ें सस्ते दामों पर मिलती हैं, उसके मुकाबले जो ये पक्की दुकानें जो आपकी होती हैं, जो आपकी शोरूम होते हैं, उनके मुकाबले जो वीकली मार्केट्स हैं उनमें सामान कंपैरिजन करें तो काफ़ी सस्ता मिलता है। उसका रीज़न होता है कि साप्ताहिक बाज़ारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते, तो उनकी सैलरी बच जाती है एक तो। दूसरा, साप्ताहिक बाज़ारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, मतलब कि साथ में ही सेम सामान जो बिक रहा होता है, तो कोई अगर महंगा बेचेगा तो उसका सामान कोई खरीदेगा ही नहीं। तो कंपटीशन में क्या है, वो सस्ता सामान बिकता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर थर्ड जो दिया गया स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत खराब होती है और जनरल ऐसा माना भी जाता है, जबकि ये बात सही नहीं है। साप्ताहिक बाज़ारों में जो चीज़ें होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं जो दुकानों पर मिलती हैं पक्की दुकानों पर, लेकिन उनके सस्ते होने का रीज़न क्या होता है, उन पर एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं होता है, कर्मचारी भर्ती नहीं करने पड़ते हैं और कंपटीशन होता है, इसलिए वहाँ पर सस्ता सामान मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन अगर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जीविका के अधिकार के लिए
ये जो संघर्ष है ये किया गया था इनके द्वारा। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तवा मत्स्य संघ जो था, मछुआरों की सहकारी समिति को एक महासंघ था। ये मछुआरे जो थे जिनकी आजीविका थी मछली पकड़ना, उन्होंने मिलकर के एक संघ बनाया था। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा वन के विस्थापित वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन था। होशंगाबाद में नर्मदा में शामिल होने से पहले छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों में फैली तवा नदी बैतूल से होकर के बहती है। एक तरह से इसकी लोकेशन बताई गई है, कहाँ पर है ये, होशंगाबाद में बहती है ये। बांध का निर्माण हो गया था, मतलब जो हुआ था ये काफ़ी टाइम तक चला। 1958 से 78 के बीच कंस्ट्रक्शन हुआ था डैम का। उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे यहाँ पर उनको उस जगह से अलग जगह जाना पड़ा, क्योंकि जब बांध बनता है तो बड़े एरिया में बनता है, तो वहाँ जो आसपास के लोग होंगे तो वो वहाँ से हट जाते हैं। तो जहाँ पर बांध बना वहाँ से लोग हट गए और जो बांध के आसपास वाला जो एरिया था वहाँ पर जाकर बस गए और मछली वगैरह पकड़ने लगे। तो उनका आजीविका पहले भी वही थी और फिर वही फिर से वो प्रैक्टिस करने लगे। तो उससे रिलेटेड ये था महासंघ, जो तवा मत्स्य संघ है, मछुआरों की समिति से रिलेटेड था। तो जो विस्थापित लोग थे जलाशय के आसपास ही बस गए, जो वो बन गया था ना बांध के आसपास, पीछे जो बन जाता है जलाशय उसके आसपास ही। तो मछली पकड़ना क्या था, उनकी आजीविका थी, लाइवलीहुड थी उनकी। अब जो उनकी आजीविका थी ना, उसको भी 1994 में सरकार ने निजी ठेकेदारों को दे दिया मछली पकड़ने का अधिकार इस जलाशय में। अभी हुआ क्या कि जो लोग यहाँ पर बसे हुए थे उनका जो रोजगार था लोकल पीपल का, उनका रोजगार छिन गया। ठेकेदारों से छोड़ने की धमकी मिलने लगी, मतलब कि भाई इस जगह को छोड़ दो अब तुम, जो ठेकेदार जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था सरकार के द्वारा। तो ग्रामीणों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाने के लिए एकजुट हुए, जो कि वही तवा मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता है। और फिर उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस इससे जब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों को चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 4th, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं ज़्यादातर, वो किस तरह से चुने जाते हैं, विभिन्न राज्यों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो किस तरह से चुनाव इनका होता है देख लेते हैं। संसद में जो राज्यसभा है, आपको बताइए संसद में का एक अंग है ये राज्यसभा। राज्यसभा मुख्य रूप से संसद में भारत के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। तो राज्यसभा जो है बेसिकली जो राज्य के जो प्रतिनिधि हैं उनके रूप में काम करती है। विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इनडायरेक्टली निर्वाचित होते हैं ये। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या है, 233 प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कानून बनने के लिए राज्यसभा में भी एक विधेयक को पारित करना आवश्यक है। जैसे कि लोकसभा में पारित होता है ना विधेयक, कोई बिल पास होता है, वो राज्यसभा में भी पास होना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो कानून बन सकता है। तो लोकसभा द्वारा जो पारित कानून होता है उसकी समीक्षा यहाँ पर होती है, और अगर संशोधन की ज़रूरत होती है तो संशोधन भी किया जाता है। राज्यसभा भी कानून शुरू कर सकती है, ऐसा नहीं है कि लोकसभा ही स्टार्ट करेगी कोई भी बिल बनाना है या कानून बनाना है। तो राज्यसभा भी कानून बना सकती है, कानून की शुरुआत बनाने की कर सकती है, लेकिन वही है कि अप्रूवल जो है आगे लोकसभा वगैरह से लेनी पड़ेगी। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है, आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन और रीज़न यहाँ पर दिया गया है, सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही दी गई है। असर्शन दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो बात सही है, जिससे भी हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है, जिस भी चीज़ को, उस चीज़ को हम जीवन के अधिकार के अंदर रखते हैं। तो पानी तो है बहुत बड़ी ज़रूरत हमारे जीवन के लिए, तो इसीलिए ये पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। रीज़न क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए, इसी वजह से ये क्या है इसमें रखा गया है कि जीवन का अधिकार ये होना चाहिए। तो रीज़न ये सही दिया गया है। तो असर्शन रीज़न दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली लाकर काम करने के समर्थ बनाता है। कौन सा ऐसा प्रावधान है
जिससे वो किसी भी जगह पर जाकर के मतलब काम कर सकती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारा मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली का ले लिया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार भी कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में ये बात कही गई है किसी भी इंसान को कहीं भी जाकर के काम करने की सुविधा है, कहीं पर भी बसने की सुविधा है, कहीं पर भी वो जाकर के काम रोजगार अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता दी गई है, सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, देश के किसी भी भाग में आने जाने की आपको सुविधा है, मतलब स्वतंत्रता है, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो और रह सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, पेशा या कारोबार कर सकते हो। तो ये राइट दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाएं, ये कहलाती हैं डी.के. बासु दिशा निर्देश। क्या है ये दिशा निर्देश? देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं जो कि डी.के. बासु दिशा निर्देशों के आधार पर दिए गए हैं। इसमें क्या कहा गया है? पुलिस को जांच के दौरान किसी को प्रताड़ित करने या पीटने की, गोली मारने की अनुमति नहीं है, मतलब कि वो टॉर्चर किसी भी तरह से नहीं कर सकती पुलिस जो है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। वे किसी व्यक्ति को छोटे मोटे अपराधों के लिए भी किसी भी प्रकार की सजा नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कर सकते भाई किसी ने चोरी करी और उसके लिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उसको लिए पीटना शुरू कर दिया, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। मतलब छोटा मोटा अपराध भी है ना, तो उसकी भी सजा इनको देने की परमिशन नहीं है। ये दिशा निर्देश ये कहते हैं। अभी इसमें और डिटेल में क्या चीज़ें दी गई हैं? किसी भी कारण से गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों को जिन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है उन्हीं को हम कहते हैं डी.के. बासु दिशा निर्देश। और इसमें कौन कौन से निर्देश शामिल हैं? एक तो है गिरफ्तारी या पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों को अपने पदनामों के साथ स्पष्ट, सटीक और दृश्यमान पहचान और नाम टैग पहनना चाहिए। भाई जो पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर रहा है उसके पास अपना नाम टैग वगैरह सभी, मतलब पूरी पहचान उसकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी गया और ऐसे ही किसी को गिरफ्तार कर लिया, तो पूरा उसको लगना चाहिए कि भाई जो ये है एक तरह से जो पुलिस है वो मतलब ओरिजिनल ही पुलिस है। कोई अगर ले जा रहा है तो उसका पूरा टैग वगैरह उसके साथ होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिए और कम से कम एक गवाह द्वारा भी प्रमाणित किया जाना चाहिए। भाई एक गवाह होना चाहिए जिसके सामने आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हो। उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, जैसे कि व्यक्ति के परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, या तो फिर गिरफ्तारी ज्ञापन पर गिरफ्तारी व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। मतलब एक बार फिर से जो है उसका हस्ताक्षर इस पे होना चाहिए। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है या फिर पूछताछ की जा रही है, उसे किसी रिश्तेदार, मित्र या शुभचिंतक को सूचित करने का अधिकार है। ऐसा नहीं है आप किसी को भी पकड़ करके अरेस्ट कर लेते हैं और उसकी फैमिली को पता ही नहीं है, तो मतलब उसके रिश्तेदार, मित्र, मतलब कोई भी हो उसका जानने वाला, उसको पता होना चाहिए। जब कोई दोस्त या रिश्तेदार जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत का स्थान अधिसूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? तो ये बुक का नाम है और इसका आपको राइटर बताना है कौन है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उमा चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक हाशियाकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी सही है। यहाँ पर कई व्यक्ति हाशियाकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे अलग भाषा बोलते हैं, तो बात सही है। जो डिफरेंट लैंग्वेज है वो भी एक तरह से हाशियाकरण का रीज़न बन सकती है। हाशियाई समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभव करता है, तो ये बात भी सही है, दोनों सही हैं ये। अब तीसरा जो दिया है वो दिया है कि हाशियाकरण प्राय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में से किसी एक में ही महसूस किया जाता है, तो ये गलत है। किसी एक में नहीं बल्कि इन्हीं सभी दायरों में ये हाशियाकरण महसूस किया जा सकता है। ए और बी सही होंगे, सी गलत हो जाएगा। समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक, तो शिक्षक क्या करेगा? समावेशी सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा होगी उसमें सही ऑप्शन यहाँ पर देखने से पहले हम इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, इन एन इंक्लूसिव सोशल साइंस क्लासरूम अ टीचर। सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, will believe that every child has the potential to learn according to his her strengths and abilities। इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं,
सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रख करके टीचिंग करते हैं। तो ये टीचर जो है विश्वास करेगा कि सभी बच्चों के पास उसकी शक्ति और क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। समावेशी क्लासरूम में बेसिकली हम सभी बच्चों की एबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको ध्यान में रखते हैं और सभी बच्चों को साथ लेकर के चलते हैं। साथ ही साथ हम अलग अलग तरह की चीज़ों से जो है टीचिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाठ्यक्रम में कई विषयों से अन्वेषण पद्धतियों एवं संकल्पनात्मक योजनाओं को साथ लाने के उपागम को क्या कहते हैं? जो अप्रोच होती है, एक तरह से हम कहें जो इंक्वायरी मेथड है और कंसेप्चुअल स्कीम्स है, तो उसको अगर हम साथ में लाते हैं, कौन सी अप्रोच वो होती है? सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बहुविषयात्मक उपागम, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या होती है बेसिकली ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? तो इसमें होता क्या है ना, जैसे मान लो हम एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट के बियॉन्ड जाकर भी हम पढ़ाते हैं इसमें, मतलब कि कई सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर के हम पढ़ाते हैं। मान लो हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ हम उसमें इंक्लूड करते हैं साइंस भी, हम उसमें इंक्लूड करते हैं ज्योग्राफी भी। कोई भी जैसे हम कोई भी टॉपिक लेते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को कोई चीज़ मिलती है तो उसमें क्या है, वो सारी जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो भी इंक्लूड होंगे। उनको इंक्लूड करके जब हम पढ़ाएंगे कोई भी टॉपिक, तो क्या होगा, उस टॉपिक की समझ जो है बेहतर बनेगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि अंतर्विषय दृष्टिकोण संश्लेषण की वास्तविक प्रक्रिया का उपयोग करके विभिन्न विषयों से ज्ञान को एकीकृत करने में मदद करता है। मतलब कि मान लो अलग अलग सब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं और उन सबको क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो वो क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, जब हम सब्जेक्ट के किसी एक सब्जेक्ट के किसी एक विषय क्षेत्र से बियॉन्ड जा करके कुछ पढ़ा रहे हैं। तो गणित, सामान्य विज्ञान, भाषा आदि जैसे अन्य विषयों की अवधारणाओं या मुद्दों के साथ सामाजिक विज्ञान की अवधारणा या मुद्दों को एकीकृत करना। इसका मतलब क्या है, मान लो सामाजिक विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते हम लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। लैंग्वेज तो वैसे सभी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड होती ही है, किसी ना किसी लैंग्वेज में तो पढ़ाएंगे ही। विज्ञान को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि विज्ञान में रिसर्च वगैरह होती है, ये सब चीज़ें। मान लो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में ही हिस्ट्री आती है, तो अब क्या है, हम उसमें विज्ञान की चीज़ों को भी डाल रहे हैं, यानी कि हम रिसर्च वगैरह भी उसमें कर रहे हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट्स जो है इसमें एक तरह से इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ्य योजना विकसित किए जाते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वह चुनिए। अगर मान लो कि आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, पाठ्य योजना बना रहे हैं, उसकी लेसन प्लान बना रहे हैं पॉलिटी के लिए, तो क्या ध्यान में आपको रखना होगा उसमें, तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 2 स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर, हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश यहाँ पर है। सही ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहेगा ऑप्शन नंबर 4। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हैं। रॉन्ग क्यों हैं देख लेते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है जो पॉलिटी का लेसन प्लान आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे। यहाँ पर दिया है कि पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियाँ और युक्तियाँ प्रकृति में एक रूप हों। भाई जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो पढ़ाने में, क्या आप एक ही मेथड का यूज़ कर सकते हो? नहीं, हमें अलग अलग जो है मेथड्स वगैरह यूज़ करने होंगे, तो इसलिए हम एक रूप नहीं रख सकते मेथड्स वगैरह को। देखो इसको अभी देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा गया है, ये एजुकेशनल मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज। तो एक ही मेथड या फिर एक ही स्ट्रेटजी तो हम अपनाएंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे होंगे क्लास में, तो अलग अलग जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो हमें अपनानी होंगी। मान लो बच्चे को एक तरह से समझ में नहीं आया तो हमें और कोई मेथड अपनाना पड़ेगा या फिर कोई और स्ट्रेटजी अपनानी होगी वो टॉपिक को समझाने के लिए। तो लेसन प्लान जब हम बना रहे हैं पॉलिटी के लिए, एक ही मेथड या एक ही स्ट्रेटजी हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। दूसरा है कि अबोधगम्यता से बचने के लिए पाठ्य योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। हिंदी में समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में देख लेते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज शुड नॉट बी यूज्ड इन लेसन प्लानिंग टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर कहना क्या है इनका कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो इंक्लूड नहीं करनी है लेसन प्लान में। तो थ्योरेटिकल नॉलेज अगर हम नहीं देंगे तो चीज़ों को कैसे समझाएंगे? थ्योरी भी तो होनी चाहिए ना, थ्योरी होनी ज़रूरी है। तो अब क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम नहीं समझा सकते, कुछ थ्योरीज भी हमको लेनी पड़ेंगी, तो इसीलिए सेकंड भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसीलिए दोनों गलत हैं।
पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में निम्न 2 कथनों पर विचार करें। जो लेसन के एंड में जो क्वेश्चंस नहीं दिए होते हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। 2 है यहाँ पर, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सही ऑप्शन मैं बता देती हूँ क्या रहेगा। 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। अब क्या दिया है इन क्वेश्चंस के बारे में जो चैप्टर के एंड में दिए होते हैं कि पाठ्य वस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया है, इसके आकलन हेतु ये उपयोग में लाए जा सकते हैं। बच्चों को हमने पाठ पढ़ा दिया और अब ये क्वेश्चंस पूछ करके हमें क्या पता चलेगा कि बच्चों ने कितना समझा है। अब मान लो वो क्वेश्चंस का आंसर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि बच्चों ने समझा नहीं है चैप्टर को, जो पाठ्य वस्तु है उसको समझ नहीं पाए हैं बच्चे। तो इसका आकलन एक तरह से हम कर पाएंगे जो ये क्वेश्चंस पाठ के एंड में दिए गए हैं। तो बात सही है ये भी। पाठ में उठाए गए मुख्य संप्रतियों को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों के अपने शब्दों में समझाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। जो हम क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, बच्चे अपने ही जो भाषा है उसमें आंसर करेंगे। तो ये जो है ये सेकंड भी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण के पीटते थे। ये स्टेटमेंट है, किसकी स्टेटमेंट है ये? कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से लिए गए उद्धरण के उपयोग से अब विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ये जो स्टेटमेंट है ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इनकी आत्मकथा जूठन से लिया गया है। तो किस चीज़ को आप प्रोत्साहित करेंगे, मतलब विद्यार्थियों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे इसके हेल्प से? तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 4th, फॉर इंट्रोस्पेक्शन ऑन वाल्मीकि's एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ दे करके ना हम उनकी स्टेटमेंट दे करके हम उनको बच्चों को एक तरह से क्या करेंगे, प्रोत्साहित कर रहे हैं हम कि वाल्मीकि जो अनुभव हैं उन पर आत्मविश्लेषण करें, खुद को उनकी जगह पर रख करके सोचें, आत्मविश्लेषण करें कि भाई उनको जो है कैसा फील हुआ होगा। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विद्यार्थियों को युद्ध की विभत्सा के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए एवं शांतिपूर्ण विकल्पों को सुझाने में समर्थ बनाने के लिए एक टीचर क्वेश्चन करता है। क्या मतलब क्वेश्चन जो है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है? इस क्वेश्चन पर क्या करता है टीचर? 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है कि भाई 2 वीक तक हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं, अलग अलग विषय से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उपरोक्त उपागम किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? एक बार हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सेकंड, इंक्लूसिव अप्रोच। तो ये हो गया है इंक्लूसिव अप्रोच, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंक्लूसिव अप्रोच बेसिकली एक तो देखो हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्लूसिव अप्रोच में हम सभी स्टूडेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं स्टूडेंट्स में। बाकी हम अगर अलग अलग सोर्सेज से जो है मटेरियल ले रहे हैं तो वो भी एक तरह से इंक्लूसिव अप्रोच में ही इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इंग्लिश में भी अभी देख लेंगे, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लें, सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। सही ऑप्शन होगा सेकंड, बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड 1 इज़ द बेसिस ऑफ 2। मतलब कि जो पहला जो है स्टेटमेंट है वो दूसरे का आधार है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट को अगर हम देखें, स्टेटमेंट दी गई है लोग संकल्पनाओं और सामान्यीकरण का उपयोग करते हुए अपने अनुभवों के अर्थ निकालते हैं। भाई जैसे कि लोगों को किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो क्या करते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस से जो है चीज़ों का अर्थ निकालते हैं। ये बात सही है। समाज विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विकास एवं सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए, बजाय मात्र सूचना को स्मरण रखने के। ऐसा कहा गया है कि जैसे कि जो सोशल साइंस की जो क्लासरूम होता है उसमें अगर हम देखो चीज़ों को समझा रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, तो उसमें हमें जो रियलिटी है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और एक तरह से उसका जो विश्लेषण है उसकी विश्लेषण करने की क्षमता पर बल देना चाहिए, ना कि चीज़ों को रट्टा मारने के या फिर चीज़ों को याद करने के।
मतलब कि कंसेप्ट क्लियर करने पर हमारा जोर होना चाहिए, कंसेप्ट समझने पर या फिर कंसेप्ट की डेवलपमेंट पर हमारा जोर होना चाहिए, ना कि मेमोराइजेशन पर। तो यहाँ पर दोनों जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है, निम्न में से कौन सा कार्य उनकी पाठ्य योजना में शामिल होगा। वो एक तरह से कहती है कि जो मतलब मौसम टॉपिक उसने दे दिया, वेदर टॉपिक दे दिया, और कहती है कुछ ऐसा, मतलब ऐसा वो करो कि जैसे इंग्लिश में देख लेते हैं यहाँ पर, एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी करो आप वेदर पर। मतलब जो इंक्वायरी करोगे उसके एविडेंसेस भी होने चाहिए, एविडेंस भी होने चाहिए जो आप कह रहे हो उस बात सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर टीचर जो है क्या कर सकती है, क्या चीज़ जो है लेसन प्लान में इंक्लूड रहेगा। सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहेगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ओनली। पहली स्टेटमेंट सिर्फ सही है कि सजेस्टिंग स्टूडेंट्स टू राइट अ वेदर रिपोर्ट फॉर 10 डेज फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर। अब देखो, क्योंकि वेदर जो है, वेदर की रिपोर्ट हम एक दिन में तो नहीं दे सकते, क्योंकि एक दिन जो वेदर है वो बदल भी सकता है। लेकिन अगर 10 दिन के लिए हम वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए बच्चों से कहते हैं जो न्यूज़पेपर में आती है, तो ये जो है ना, ये सबसे बढ़िया एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी रहेगी। एक तरह से बच्चे जो है एविडेंस प्रोवाइड करा पाएंगे जो वेदर रिपोर्ट वो दे रहे हैं उसका। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, दोनों गलत हैं यहाँ पर। ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्तचित्र द्वितीयक स्रोत होगा, ऐसा कहा गया है। जो डॉक्यूमेंट्री होती है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री, इसको इन्होंने सेकेंडरी सोर्स कहा है। ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में अगर हम ये ऐतिहासिक वृत्तचित्र यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है। विश्वकोश सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं, ये भी गलत है। ये सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं, इंसाइक्लोपीडियाज जो होते हैं सेकेंडरी सोर्स होते हैं, ना कि प्राइमरी सोर्स, तो इसलिए ये भी गलत है। थोड़ा सा देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में। अभी जो हमें डॉक्यूमेंट्री दी गई थी ना, देखो डॉक्यूमेंट्री जो है, ये डॉक्यूमेंट्री जो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री, इसमें कुछ रियल चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं जो हिस्ट्री को बता रही हैं। डॉक्यूमेंट्री क्या है, रियल चीज़ें दिखाना, रियलिटी दिखाना। अभी उसमें कुछ रियल चीज़ें जो इंक्लूड हो रही हैं वो तो प्राइमरी सोर्स में ही आएंगी ना, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्राइमरी सोर्सेज में इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर लेकिन दिया गया है द्वितीयक स्रोत होगा ये, तो इसी वजह से ये गलत है। प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज मैंने दोनों इंक्लूड किए यहाँ पर। प्राइमरी सोर्स जो है ना, ओरिजिनल मटेरियल होता है जिसमें कच्ची जानकारी होती है, और इसमें हम कह सकते हैं, मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ये किसी और के थ्रू नहीं मिलता है इसकी जानकारी। डायरेक्ट वो एक तरह से गवाह होता है उसका जिसने ये जानकारी कलेक्ट करी होती है। तो जैसे कि आपके सामने कोई भी मतलब वेदर है, जैसा वेदर है उसकी रिपोर्ट अगर आप दे रहे हैं तो वो क्या है, प्राइमरी सोर्स हो गया, क्योंकि आपने आंखों देखा वर्णन किया। तो प्राइमरी सोर्स जो है मूल सामग्री है, उनमें कच्ची जानकारी होती है, पत्र, डायरी, आत्मकथाएं, मौखिक इतिहास, तस्वीरें, कलाकृतियाँ, साक्षात्कार जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ध्वनि या वीडियो रिकॉर्डिंग, एक समय या घटना के रूप में निर्मित प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण होते हैं। ध्यान रखेंगे ये सभी प्राइमरी सोर्सेज में इंक्लूड हैं। सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं, सॉरी यहाँ पर माध्यमिक लिख गया, वो उन्होंने उसके हिसाब से जैसे आ जाता है ना कभी कभी, सेकेंडरी का जो मीनिंग है वो माध्यमिक बता देता है इंटरनेट, तो द्वितीयक होना चाहिए था यहाँ पर। द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों से निकटता से संबंधित हैं और अक्सर उनकी व्याख्या करते हैं। निकटता से कैसे संबंधित है कि मान लो प्राइमरी सोर्सेज तो हो गया फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे प्राइमरी सोर्सेज से ली गई इन्फॉर्मेशन एक तरह से हम कह सकते हैं सेकेंडरी में आती ज़्यादातर। और उदाहरण अगर हम देखें तो जर्नल लेख जो अनुसंधान पर टिप्पणी या विश्लेषण करते हैं, पाठ्य पुस्तकें जो हैं, शब्दकोश हैं, विश्वकोश हैं, आत्मकथाएं हैं, शोध प्रबंध, समाचार पत्रों के संपादकीय जो एडिटोरियल होते हैं न्यूज़पेपर के, वो भी सेकेंडरी में आते हैं। अब देखो एक चीज़ में अंतर समझो यहाँ पर, आत्मकथा आपने सुना होगा, आत्मकथा जो इंसान अपने बारे में लिखता है वो होती है प्राइमरी सोर्स। लेकिन अगर उसी स्टोरी को कोई और लिखता है, मान लो मैंने अपनी आत्मकथा लिखी, अपने बारे में अपनी स्टोरी लिखी, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी, आत्मकथा कहलाएगी, वो होएगी प्राइमरी सोर्स में। लेकिन मेरी लाइफ में फिर उन्हीं चीज़ों को अगर कोई दूसरा लिखता है तो वो क्या होगा,
वो मेरी जीवनी होगी, और जीवनी जो आती है वो आती है सेकेंडरी सोर्स में, बायोग्राफी सेकेंडरी सोर्स में आएगी। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है एक ही चीज़ हो दोनों में, लेकिन जो मैंने लिखा है वो आत्मकथा हो गई, प्राइमरी में आ गई। जो कोई और लिखेगा मेरे बारे में तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा, भले ही एक ही चीज़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है। मतलब क्लास में ऐसा कुछ हम कर सकते हैं जिससे हम दूर कर सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। What are the assumptions about the social sciences that can be overcome with effective classroom planning? Effective classroom planning अगर हम करें तो इन चीज़ों से ओवरकम कर सकते हैं, इनको हम दूर कर सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा 4th, तीनों सही हैं। तो अभी देखो अजम्पशन क्या किए गए हैं सोशल साइंस के बारे में, दिस इज़ इम्प्रैक्टिकल, ये अव्यवहारिक है। तो अव्यवहारिक तो नहीं है, जो हमारी चीज़ें लाइफ में होती हैं, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उन्हीं से रिलेटेड है ये। और दिस इज़ जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग मैकेनिकली। कहा गया है इसमें कि ये बस यंत्रवत कंठस्थ करने के बारे में है, तो ऐसा तो है नहीं, तो सिर्फ याद करने के बारे में थोड़ी ना है सामाजिक विज्ञान। तो ये धारणाएं दी गई हैं, जो हम कहते हैं धारणाएं बनी होती हैं, वैसे ही है धारणाएं ये। तो पहली और दूसरी जो है ये हो गई इसमें इंक्लूड, जिनको हम इफ़ेक्टिव क्लासरूम प्लानिंग के साथ दूर कर सकते हैं। और तीसरी है इसमें समस्या समाधान के कौशल की ज़रूरत नहीं होती है, ये धारणा भी बनी हुई है कि समस्या समाधान का कौशल इसमें ज़रूरी नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो नहीं चाहिए होती। तो ये भी यहाँ पर हम इससे इफ़ेक्टिव क्लासरूम प्लानिंग से दूर कर सकते हैं, तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। आप जिस शहर, कस्बा या गांव से संबंध रखते हैं उसके कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाइए और ये पता लगाइए कि वे कितने समय से विद्यमान हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन विद्यार्थियों की किस समझ को आंकने का प्रयास करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 3 दिए गए हैं यहाँ पर शब्द। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो इसको हम देखने से पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं और सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ए और सी सही हो जाएगा यहाँ पर। जब वो टीचर जो है एक तरह से 10 व्यवसायों की सूची बनाने का काम बच्चों को देती है, वो चाहे जिस भी शहर, कस्बा या गाँव से हो, तो उसमें वो 2 चीज़ें आंकना चाह रही हैं, उनकी निरंतरता और विषमता। क्योंकि देखो जब वो अलग अलग गांव से आए बच्चों को ये काम देती है तो अलग अलग जो व्यवसाय हैं उनकी बच्चे सूची बनाएंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें उन्होंने देखी होंगी उसके बारे में वो बताएंगे। तो ए और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया, इसके लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक होगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, स्टैंडर्ड रेफरेंस्ड असेसमेंट, मानक संदर्भित आकलन इसको कहते हैं, जब टीचर विद्यार्थियों को एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है। तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। ये जो मूल्यांकन होता है मानक संदर्भित, ये इसलिए करते हैं कि क्या छात्रों ने ज्ञान के एक विशिष्ट निकाय को सीख लिया है, ये जानने के लिए एक तरह से करते हैं, या फिर जो हमने उसमें दिए गए थे सेट जो दिया था उसमें जो जो स्किल्स हमने डिस्क्राइब किए गए थे, वो जो एक स्किल है क्या वो उसका स्किल का जो पूरा सेट था वो बच्चों ने प्राप्त कर लिया है। इस चीज़ के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये छात्रों को बताता है कि किस प्रदर्शन की आवश्यकता है और आपको यह समझने की अनुमति देता है कि आपके छात्र कुल मिलाकर कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं मानकों की उनकी उपलब्धि के आधार पर। तो ये चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखेंगे। मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, ये विषय है, इस विषय पर परियोजना कार्य करने को कहती है। विद्यार्थियों को निम्न में से किन गतिविधियों में संलग्न होने की अपेक्षा है। तो कौन सी गतिविधियों में विद्यार्थी इसमें लगेंगे। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और इंग्लिश में भी एक बार इसको देख लेते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा थर्ड, दोनों यहाँ पर सही हैं। टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ वेरियस वुड प्रोडक्ट्स, क्योंकि देखो ये जो हमें चीज़ें मिलती हैं वनों से ही मिलती हैं। अब देखो वनों की आवश्यकता क्यों है, इस विषय पर अगर हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं बच्चों को तो ये चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठा करना, क्योंकि लकड़ी हमें पेड़ों से ही मिलती हैं।
भारत में पाए जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाना तथा विषय से संबंधित चर्चा करना। तो भारत में जो पाए जाने वाले वनों के क्षेत्र हैं उनको मानचित्र पर दर्शाएंगे और विषय से रिलेटेड जो है, मतलब वन जो है, वनों से रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे। तो दोनों यहाँ पर सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के क्या उद्देश्य हैं? तो इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द सोशल साइंसेज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकरेजिंग स्मॉल ग्रुप फील्ड बेस्ड प्रोजेक्ट्स आर। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा सेकेंड, टू डेवलप द स्किल ऑफ वर्किंग एज अ टीम अमंग द स्टूडेंट्स। अब मान लो कि छोटे समूह वाली जो है, एक तरह से हमने प्रोजेक्ट दे दिया है बच्चों को, मतलब छोटे छोटे ग्रुप बनाकर जिसमें बच्चे मतलब काम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को उनका डेवलप कर रहे हैं कि जैसे वो टीम वर्क कैसे होता है वो सीख सके, टीम में कैसे काम करते हैं ये सीख सकें। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रश्न से छात्र के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इससे पहले हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी टेस्टेड। किससे प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों की टेस्ट की जा सकती है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस आर नीडेड टू मेक द फंडामेंटल राइट्स अ रियलिटी। तो फंडामेंटल राइट्स को रियलिटी में बदलने के लिए, भाई जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको रियलिटी में लाने के लिए कौन से एक्शंस की ज़रूरत होगी? तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करता है ये क्वेश्चन, व्यवहारिक ज्ञान। क्योंकि देखो ये चीज़ें उन्होंने रियल लाइफ में भी होते देखी होंगी जिसमें अधिकारों की बात आती है। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उससे रिलेटेड होगा, ना कि कोई थियोरेटिकल नॉलेज होगी कि जिसे बच्चे अभी तक जानते ही नहीं है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है उनको। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिकली वही है जो उनके व्यवहार में आती है या फिर जिसके बारे में जानते हैं, आसपास भी वो उन चीज़ों को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विवादास्पद मुद्दे होते हैं जिनसे कि भाई किसी को बुरा लग सकता है और थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। तो ऐसा कोई मुद्दा है जैसे कि भाई जाति व्यवस्था पर भी हो सकती है वो चर्चा, या फिर कोई और टॉपिक हो सकता है, मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। तो कंट्रोवर्शियल अगर कोई इशू है तो किस तरह से इसको हम टैकल करेंगे? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन एंड डिस्कशंस शुड बी हेल्ड सो दैट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी आर मेंटेन्ड। तो हम एक तरह से पूरी प्लानिंग करेंगे, उचित योजना बनाकर विचार विमर्श कराया जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई मान लो हम अनटचेबल कास्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, कुछ उसमें आदिवासी ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो योजना बनाएंगे भाई किस तरह से हमें वो डिस्कशन करना होगा और मतलब सबका सम्मान और गरिमा भी बनी रहे, ऐसा ना हो किसी की जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उच्च ज्वार होता है जब, देखो ये जो क्वेश्चन है ये कंटेंट वाले पार्ट का है जो कि पैडागोजी के बीच में दिया गया है। अभी क्योंकि ये सेक्शन हम कर ही रहे हैं कंप्लीट, तो इसी में मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में जब होते हैं तो उच्च ज्वार आता है, हाई टाइड्स आते हैं। इनको स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं वृहद ज्वार भाटा। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होंगे तो इस तरह से भी बन सकती है सिचुएशन और इस तरह भी से भी बन सकती है। चंद्रमा बीच में भी आ सकता है इनके और चंद्रमा इधर भी आ सकता है। कोरियोलिस प्रभाव, जहां उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है और उसे दाईं ओर प्रवाहित करता है, उसको समझाने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए? वैसे तो कोरियोलिस जो बल है उसका टॉपिक आपके इसमें है नहीं सिलेबस में, लेकिन ये पैडागोजी में दिया गया है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो मैं भी बताऊंगी इसके बारे में। तो अभी क्योंकि अगर हमें कोरियोलिस प्रभाव पढ़ाना है उससे पहले बच्चों को दूसरा टॉपिक समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बिना ये कोरियोलिस इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए ज़रूरत है सबसे पहले अर्थ रोटेशन और एक्सिस को समझने की, अर्थ किस तरह से रोटेट करती है इस चीज़ को समझाने की पहले ज़रूरत है, कोरियोलिस इफेक्ट समझाने से पहले।
अगर हम कोरियोलिस बल या प्रभाव की बात करें तो ये जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला एक आभासी बल है। कोरियोलिस बल जो है उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को बाईं ओर विक्षेपित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो बल पड़ता है इसकी वजह से हवाओं की जो है दिशा बदलती है। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हवाओं की जो डायरेक्शन है, देखो यहाँ से अगर चल रही है तो ऐसे हो जाएगा, और ये इधर से, ये जो साउथ में आप देख रहे हो दक्षिणी गोलार्ध में, ये बाईं ओर इस तरह से विस्थापित कर देता है ये बल। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो हवाओं की दिशा बदलने से एक तरह से रिलेटेड है ये। ज़्यादा कुछ इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, पेडागोजिकल इश्यूज़ में ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली है वो दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा। जैसे हम बहुत से उसमें बोलते हैं ना कि सर्वाइवर है, विक्टिम है, इस तरह से बोलते हैं ना, जो पर्सन उससे जूझ रहा होता है उस एक तरह से वायलेंस से। तो यहाँ पर घरेलू हिंसा में जो वीमेन इससे जूझ रही है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा थर्ड। उसके लिए हम सर्वाइवर वर्ड का यूज़ करते हैं। जो महिला जिसने हिंसा झेली है डोमेस्टिक वायलेंस की, उसके लिए ये वर्ड सबसे सही रहेगा, सर्वाइवर का। हिंदी में इसको उत्तरजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय की आप कक्षा में कैसे चर्चा करेंगे, उपयुक्त विकल्प चुनें। अगर भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय पढ़ाना है तो कैसे हम उसको टॉपिक को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं चर्चा में। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसको। सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ए, बी और डी। तो यहाँ पर थर्ड नहीं होगा, थर्ड को छोड़ करके बाकी सभी हो जाएंगे। तो कैसे हम समानता को पढ़ाएंगे लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जो समानता मिली हुई है, सभी को मिली हुई है, तो हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में हम इसे चर्चा में शामिल कर सकते हैं। एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, भाई परिपूर्ण जीवन किसी भी व्यक्ति का तभी होगा कि भाई एक तरह से जब समानता मिलेगी समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए। अब देखो लोकतंत्र में तो समानता दे दी गई है, संविधान में दे दी गई है समानता, लेकिन जो सोसाइटी में जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, उनसे कनेक्ट करते हुए हम इसको पढ़ा सकते हैं कि भाई देखो गवर्नमेंट ने मतलब जो एक तरह से संविधान है हमारा, उसने तो समानता दी हुई है, लेकिन जो सोसाइटी है उसमें अभी भी इनइक्वालिटी है, उसको उजागर करते हुए हम इस टॉपिक को जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ए, बी और डी सही हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और ऐसे ही सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।